जब हम पॉलिटिक्स शब्द सुनते हैं तो हम क्या सोचते हैं? इलेक्शन का सोचेंगे, पावर, मिनिस्टर्स, नेता या फिर करप्शन। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी हमें बताती है पॉलिटिक्स सिर्फ पावर का खेल नहीं है, बल्कि जस्टिस है इसमें, लिबर्टी है इसमें और इक्वालिटी भी है इसमें। तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के बारे में बेसिक जानेंगे हम लोग। ये पॉलिटिकल थ्योरी जब हम पढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों का ये सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें पॉलिटिक्स के बारे में जानना है। तो साथ में ही ये बीपीएससी 131 इग्नू का भी सब्जेक्ट है। डीयू में भी यही पढ़ाया जा रहा है। देन व्हाट इज पॉलिटिक्स, यूजीसी नेट एंड यूपीएससी सब में यही पॉलिटिक्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये यूनिट 1 है बीपीएससी 131 का। डीयू में भी सेम ही है, थोड़ा सा हेडिंग अलग हो सकता है, बट व्हाट इज पॉलिटिक्स सेम सब में पूछा जा रहा है। तो इसमें हम समझेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, क्यों जरूरी होती है और कैसे काम करती है। वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन पार्क। तो पॉलिटिकल थ्योरी सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब होता है राजनीति से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को समझना, उसको एनालाइज करना और जज करना। कि हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे उसका, और फिर उसको जज करेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या है, अगर पॉलिटिक्स का जाने तो पॉलिटिक्स सबसे पुरानी और एसेंशियल ह्यूमन एक्टिविटी है। तो सबसे जरूरी और सबसे पुरानी एक्टिविटी है। ये तब आई थी जब पीपल एक साथ रहते थे, लोग एक साथ रहते थे और एक साथ मिलकर कोई डिसीजन लेते थे। तो पॉलिटिक्स क्या सबसे पुराना है, बहुत जरूरी है, आपको डेली लाइफ में भी दिखाई देगा। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और डिसीजन लेते हैं तो पॉलिटिक्स वहां पर आपको नजर आती है। इसके की आइडिया क्या है, पॉलिटिक्स में पावर, अथॉरिटी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, मतभेद होंगे, कोऑपरेशन होगा एंड डिसीजन मेकिंग होगी। आप घर में भी देखते हो कि जिसके पास पावर होती है, जिसकी चलती है, सारे डिसीजन वही ले लेता है। बाकी लोग, कॉन्फ्लिक्ट तो रहता है, मतभेद तो होते हैं, बट मानना पड़ता है, लास्ट में कोऑपरेशन भी होता है और डिसीजन मेकिंग हो जाता है। ये सिर्फ गवर्नमेंट में ही नहीं है, बल्कि फैमिली में है, सोसाइटी में है, इंस्टीट्यूशंस में है, इंटरनेशनल रिलेशन में है। फैमिली में आप, अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल दूं आपको, तो आप मान लो आपको फ्री घर में कोई लेना है, गाड़ी लेनी है, फ्रिज लेना है, कुछ भी लेना है, तो क्या सब मिलकर डिसीजन लेते हैं? मतलब मोस्टली डिसीजन उसी का होता है जिसके पास पावर होती है, मतलब आपके एल्डर जो भी होता है, आइदर मदर, आइदर फादर, आइदर ग्रैंडफादर, मतलब यही लोग डिसीजन लेते हैं। बाकी सबसे राय पूछ लेते हैं, बट लास्ट में डिसीजन इन्हीं का ही होता है। सोसाइटी में भी होता है ऐसे ही पॉलिटिक्स, ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस में भी होगी और इंटरनेशनल रिलेशन में भी होगी। तो एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहा था कि ये मास्टर साइंस है, क्योंकि ये सोसाइटी के गोल्स तय करती है। सोसाइटी में क्या गोल अचीव होंगे वो पॉलिटिक्स तय करती है, इसलिए इसको मास्टर साइंस बोला गया है। और ग्रीक ने इसको क्या कहा है कि पॉलिटिक्स एथिक्स के साथ कनेक्ट करती है। एथिक्स क्या होते हैं हमारे, कि हमें क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो पॉलिटिक्स उससे जुड़ी हुई है और अच्छी लाइफ से भी जुड़ी हुई है। तो मॉडर्न व्यू क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स लिंक करती है स्टेट से। मतलब अगर आज के व्यू में देखें तो ये स्टेट से लिंक करती है, गवर्नमेंट से, पब्लिक पॉलिसी से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब पूरा देश है वो पॉलिटिक्स से ही चल रहा है, गवर्नमेंट्स बनती हैं, वहां पर पब्लिक पॉलिसीज बनाई जाती हैं, रिसोर्सेज दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है थ्रू पॉलिसीज, थ्रू स्कीम्स। तो पॉलिटिक्स क्या है, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। पॉलिटिक्स किसके बारे में है, कि किसी को कब क्या मिला, कब मिला, क्या मिला, कैसे मिला। ये कहा था हारोल्ड लासवाल ने। पॉलिटिक्स एज अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी, पॉलिटिक्स एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, थियरी और फिलोसफी नहीं है, सिर्फ कागज पर लिखा हुआ है कुछ रूल्स या
थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। एवरी डे की एक्टिविटी में आपको दिखाई देगी कि पॉलिटिक्स रियल लाइफ में भी होती है। आप लॉज बनाते हो, पॉलिसीज को फॉर्म पॉलिसीज बनाते हैं, कोई झगड़ा हो जाए, कोई मतभेद हो जाए, उनको सुलझाना होता है और लोगों पर शासन भी करना है। कंसर्न किससे होता है पॉलिटिक्स का? कि डिसीजन मेकिंग में बहुत काम आती है। इसमें पावर होती है, अथॉरिटी होती है। इसमें लोगों डिफरेंट डिफरेंट मतों के लोगों से डील किया जाता है। मतलब सब एक जैसा सोचे ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो सबके इंटरेस्ट, सबके सोच अलग अलग होती है और उनसे ये डील करता है। और एम्स एट ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, और ये एम क्या करता है कि सब कुछ अनुशासन में रहे, ऑर्डर में रहे, स्टेबिलिटी रहे, मतलब चीजें बिगड़े नहीं। जैसे इलेक्शन, पॉलिसी डिबेट्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जब पॉलिसी पास कराई जाती है तो जो डिबेट्स होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट सबके मत होंगे, बट लास्ट में उनको एक मत पर लाया जाता है। एक मतलब एक पॉइंट पर लाया जाता है। प्रोटेस्ट मूवमेंट, अगर कोई बात नहीं मानी जाती तो प्रोटेस्ट होते हैं, धरने दिए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस भी होते हैं इसमें। जैसे जो हमारी नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी जो भी डिसीजन लेती है वो पॉलिटिक्स में ही होता है। तो पॉलिटिक्स एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। तो इलेक्शन प्रैक्टिकली हो रहे हैं, पॉलिसी पे डिबेट प्रैक्टिकली हो रहे हैं, प्रोटेस्ट प्रैक्टिकली हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन लेते हैं प्रैक्टिकली ले रही है। तो एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस है पॉलिटिक्स। ये कोई थ्योरी, कोई कागज पे लिखे हुए रूल्स नहीं है, और ना ही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है कि लोग सिर्फ अपने दिमाग में सोच लें। सिर्फ ऐसा नहीं होता, इन सबको प्रैक्टिकली करना भी होता है। पॉलिटिक्स डिफिकल्ट टू डिफाइन प्रिसाइजली। पॉलिटिक्स को प्रिसाइजली डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। इसकी कोई एक सिंगल और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है जो सारे वर्ल्ड ने मान लियो। ऐसी कोई डेफिनेशन अभी तक नहीं आई है। रीजन क्या है? अलग अलग आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होते हैं। जैसे हर टाइम में लिबरल आए, मार्क्सिस्ट आए, कंजर्वेटिव्स आए, इन सब ने अलग अलग चीजें सोची पॉलिटिक्स के बारे में। सोसाइटी का नेचर चेंज होता रहता है, इसीलिए भी पॉलिटिक्स एक जैसी नहीं हो सकती। डिफरेंट लेवल भी होते हैं इसके लिए। जैसे लोकल लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, सब में पॉलिटिक्स अलग अलग तरीके की होगी। तो थिंकर्स क्या कहते हैं, एरिस्टोटल क्या कहता है कि पॉलिटिक्स है अच्छी लाइफ को अचीव करना पास। वेबर कहते थे पॉलिटिक्स में लीडरशिप और पावर है। डेविड ईस्टर्न ने बोला कि पॉलिटिक्स क्या है, वैल्यूज को एलोकेट करना। कि अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू, वैल्यूज जो होती है एक पर्सन की, एक स्टेट की, एक देश की, उनको जबरदस्ती या अधिकार पूर्वक उनको एलोकेट करना। और मार्क्स ने क्या कहा था कि पॉलिटिक्स एक सिर्फ क्लास स्ट्रगल है, जो दो क्लासेस, मजदूर वर्ग और जमींदार वर्ग या पूंजीपति वर्ग, इन दोनों के बीच में होता है, वो क्लास स्ट्रगल है। क्लास मीन्स होता है वर्ग, वर्ग का जो संघर्ष है वो है पॉलिटिक्स। प्लीज वीडियो देखें और बताएं। अगर आप सिर्फ हिंदी में चाहते हो तो मैं इसको हिंदी में भी बना सकती हूँ, नोट्स भी हिंदी में लेकर आऊंगी। अगर समझ जैसा समझ आता है आप बता सकते हैं, कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को किस तरह से ये चैप्टर चाहिए। कंक्लूजन क्या है कि पॉलिटिक्स एक कंटेस्टेड एंड डायनामिक कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिक्स एक बहुत चेंजिंग नेचर का कॉन्सेप्ट है। एक इसमें एक राय हो ही नहीं सकती। पॉलिटिक्स का नेचर क्या होता है, इसके करेक्टरिस्टिक्स या इसकी विशेषताओं से हम पॉलिटिक्स का नेचर समझ सकते हैं। और मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? एक तो पावर ओरिएंटेड। पॉलिटिक्स हमेशा पावर के इर्द गिर्द घूमती है। आप उसको पावर को पाना, पावर को यूज करना, और हम उस पावर को जस्टिफाई भी करते हैं कि ये पावर हमने यूज करी है क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी है। तो पॉलिटिक्स हमेशा पावर के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप रियल लाइफ में देखते हो हमारे पॉलिटिशियंस, उनके पास पावर है। वो जिसके पास जितनी ज्यादा पावर, उसके हाथ में उतना ही सब कुछ होगा। कि पावर को लेते हैं, उसको यूज करते हैं और उसको जस्टिफाई भी करते हैं। कन्फ्लिक्चुअल, इसमें मतभेद भी होते हैं।
और क्यों आते हैं? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज की कमी है, चाहे वो पैसा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सबकी कमी है। इंटरेस्ट कंपीटिंग है, सबको रिसोर्सेज चाहिए, सबके हित तभी पूरे होंगे जब उनको रिसोर्सेज मिलेंगे। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होते हैं लोगों में, किसी का वैल्यूज बिलीव्स कुछ होंगे, किसी के कुछ होंगे, तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होते हैं, इसीलिए कन्फ्लिक्चुअल भी है, मतभेद भी रहते हैं, कलेक्टिव भी है। और कलेक्टिव कैसे है कि डिसीजन जो भी लिए जाते हैं वो ग्रुप डिसीजन लिए जाते हैं, एक पर्सन कोई डिसीजन नहीं लेता। अथॉरिटेटिव भी है, मतलब अथॉरिटी भी है, प्राधिकार भी है, डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं सोसाइटी पर। अथॉरिटेटिव इसीलिए है कि जो भी डिसीजन ले लिए जाते हैं वो लोगों को मानने पड़ते हैं। जैसे अगर इसका एक एग्जांपल ले तो रेड लाइट क्रॉस नहीं करना है, अदरवाइज आपको 5,000 का जुर्माना लगेगा। तो अगर ये डिसीजन ले लिया गया है तो जनता को मानना पड़ेगा, जिसने क्रॉस किया वही चालान कट जाएगा। डायनामिक भी है पॉलिटिक्स, टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, सोसाइटी के साथ चेंज होती है, सिचुएशन के साथ चेंज होती है, तो डायनामिक है। पॉलिटिक्स में मतभेद भी है बट कोऑपरेशन भी है, दोनों है। मिलकर डिसीजन भी लिए जाते हैं और अलग अलग राय भी होती है सबकी। पॉलिटिक्स क्या है? एक इनएस्केपेबल फीचर ऑफ ह्यूमन कंडीशन। ऐसा फीचर है ह्यूमन कंडीशन का जिसको आप अलग नहीं कर सकते, जिससे आप बच नहीं सकते। अनअवॉइडेबल है ह्यूमन लाइफ में, मतलब ह्यूमन लाइफ में पॉलिटिक्स होगी ही होगी, उसको आप इग्नोर या अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। और क्यों है ऐसा? कि ह्यूमन ग्रुप में रहते हैं तो वहां पॉलिटिक्स होगी ही होगी। ग्रुप्स में रूल्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, जितने मतभेद होते हैं उनका सॉल्यूशन भी निकाला जाता है। तो इसीलिए पॉलिटिक्स को वहां से अलग नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी कमी है, तो इससे कंपटीशन भी होता है। तो इसीलिए कंपटीशन जहाँ होगा वहाँ पॉलिटिक्स होगी, आप उसको अलग नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स की प्रेजेंस कैसे होती है? फैमिली में होती है, जब राय ली डिसीजन लिए जाते हैं। काम के ऑफिसेज में होती है, वहां पे अथॉरिटी होती है, जिसके पास पावर है वो ऑर्डर देगा और दूसरों को मानना पड़ता है। सोसाइटी में होती है क्योंकि सोसाइटी कुछ लॉ से, कुछ नॉर्म से, कुछ रूल से चलती है। देशों में होती है, स्टेट में होती है क्योंकि वहाँ गवर्नेंस होती है, शासन करना होता है, गवर्नमेंट चलानी होती है। और इंटरनेशनल सिस्टम में होती है क्योंकि पावर की पॉलिटिक्स है। जो कंट्री जितना पावरफुल है उसका उतना ही अथॉरिटी होगी उसके पास, उसी की ही डिसीजन चलेंगे, उसी के ही लॉज चलेंगे। जैसे अगर अभी अभी देख रहे हैं तो हम अमेरिका हर चीज पर हावी है, हर चीज उसको लगता है कि मेरे हिसाब से होना चाहिए क्योंकि उसके पास पावर। इवन अटेम्प्ट्स टू अवॉइड पॉलिटिक्स आर पॉलिटिकल आर्ट देमसेल्व्स। अगर हम चाहते हैं कि पॉलिटिक्स को अवॉइड करें, वो भी एक पॉलिटिकल एक्ट है। जैसे आप घरों में भी देखते हो पॉलिटिक्स चलती है, एक दूसरे के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी होती रहती है, डिसीजन लेने होंगे तो सब मिल कर लेंगे। जैसे ही कोई पर्सन के पास थोड़ी पावर आने लग जाते हैं, लोग उसकी बुराइयां करनी शुरू हो जाते हैं। जैसे पॉलिटिक्स में ऐसा ही तो होता है। तो पॉलिटिक्स अगर हम चाहें कि घर में हम पॉलिटिक्स को अवॉइड करें, तो वो भी एक पॉलिटिकल एक्ट है। हमें वहां भी कोई प्लानिंग करनी होगी, कोई प्लॉटिंग करनी होगी, तभी तो हम चीजों को अवॉइड कर पाएंगे, तो वो भी एक पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स है क्या? पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट वेज से। और मेजर इसके अप्रोचेस क्या थी? पॉलिटिक्स एज अ आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का आर्ट है पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट से तो पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है। ये स्टेट के इंस्टीट्यूशंस पर फोकस करती है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, हमारे ब्यूरोक्रेसी है, हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारी कैबिनेट्स हैं, इन पर फोकस करती है। लॉ मेकिंग होती है गवर्नमेंट में, और एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, ब्यूरोक्रेसी होती है, नौकरशाही भी होती है। पॉलिटिक्स को हम पावर से भी मान सकते हैं कि पावर रिलेशन होते हैं सब सोशल इंस्टीट्यूशन में। पावर रिलेशन मतलब सब
कि कौन किसके पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी पावर है, यही हमारी सोसाइटी के सारे इंस्टीट्यूशंस में होता है। स्टेट नॉट लिमिटेड टू द स्टेट। और पावर और पॉलिटिक्स जो है वो एक सिर्फ स्टेट तक लिमिटेड नहीं है, ये फैमिली में भी है, वर्क प्लेस पर भी है, स्कूल में भी है, हर जगह है। पॉलिटिक्स को हम मत कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के रूप में भी देखते हैं, कि ये जितने भी डिसएग्रीमेंट होते हैं लोगों के बीच में, ये पीसफुली उनको सुलझाती है। पॉलिटिक्स पब्लिक अफेयर भी है, ये सोसाइटी के लोगों से जुड़ती है, अफेक्ट करती है। मतलब जो भी सरकार डिसीजन ले, कोई भी डिसीजन ले, वो सोसाइटी को ही अफेक्ट करते हैं, तो पब्लिक अफेयर भी है। फेमस डेफिनेशन हारोल्ड लासवाल ने दिया था कि पॉलिटिक्स क्या है, कि कौन कब क्या कैसे हासिल कर रहा है, बस वही पॉलिटिक्स है। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, इसमें पावर और वैल्यूज होती है। अब हम स्टेट के बारे में हम पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, अभी दोबारा हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्टेट एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिक्स का। स्टेट एक ऐसी जगह है जहां पर पॉलिटिक्स सेंटर्ड है, मतलब है वहां पर। क्लासिकल डेफिनेशन मैक्स वेबर ने दी थी कि स्टेट एक ह्यूमन कम्युनिटी है, लोगों से बनी हुई कम्युनिटी है, जो सक्सेसफुली ये बताती है कि मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी। जो ह्यूमन कम्युनिटी है, स्टेट इज अ ह्यूमन कम्युनिटी, मतलब स्टेट एक ऐसा जगह है जहां पर ह्यूमन लोग रहते हैं, सारे ह्यूमन कम्युनिटी हैं। और स्टेट ये क्लेम करती है कि मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स, कि वो फिजिकल फोर्स को यूज कर सकती है गिवन टेरिटरी में। मतलब सरकार के पास पुलिस होती है, और पुलिस क्या है, फिजिकल फोर्स यूज कर सकती है, क्योंकि वो उनकी लेजिटिमेट पावर है, उनको लीगल पावर मिली हुई है। उनके खिलाफ अपना कोर्ट जा सकते हो, ना आप उन पर मुकदमा कर सकते हो, और उनकी टेरिटरी भी फिक्स होती है। तो स्टेट की एक फिक्स टेरिटरी होती है जहां पर ह्यूमन रहते हैं, उनके पास लेजिटिमेट पावर होती है, और वो लोग फिजिकली फोर्स भी कर सकते हैं। समझ में आया आपको कि स्टेट, आज हमारे इंडिया की बात करें तो बहुत सारे लोग रहते हैं। इंडिया सक्सेसफुली बता सकता है कि उसके पास लीगल पावर है, वो किसी को फिजिकल फोर्स कर सकता है, सिर्फ अपने देश के अंदर, बाहर के देशों में नहीं कर सकता। वो कुछ जैसे ही इंडिया की बाउंड्री खत्म होती है, बाहर कुछ नहीं कर सकते, बट इंडिया की बाउंड्री के अंदर वो फिजिकल फोर्स भी यूज कर सकता है, किसी को जबरदस्ती रोकना, कुछ कहना। तो ये क्लासिकल डेफिनेशन जो मैक्स वेबर ने दी थी। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट क्या थे, कि पॉपुलेशन होनी बहुत जरूरी है। हम 130 बीपीएससी 132 में ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। स्टेट के अंदर पॉपुलेशन होनी चाहिए, लोग रहने चाहिए। एक स्टेट की बाउंड्री, जैसे हमारा नक्शा है, वो हमारे इंडिया का नक्शा है, क्या हम ये कह सकते हैं कि उस नक्शे के बाहर 5 किलोमीटर का एरिया हम ले लें, पाकिस्तान का आधा हम ले लें, चाइना का आधा हम ले लें, नेपाल का आधा हम ले लें? नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी एक फिक्स टेरिटरी है, हम उसी के अंदर ही अपनी पॉलिटिक्स चला सकते हैं। तो स्टेट क्या है, स्टेट में लोग होंगे, टेरिटरी होगी, गवर्नमेंट होगी। हर स्टेट में, हर देश में एक अपनी गवर्नमेंट होती है, और सोवरेनिटी होती है, जिसको संप्रभुता कहते हैं। मतलब हमारे, जो हम कानून बनाए, जैसे हम अपना देश चलाएं, उसमें कोई और देश, कोई और लोग उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं स्टेट के, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लॉ, अनुशासन रखना, डिसिप्लिन रखना, लॉज को लागू करवाना, अगर कोई नहीं मान रहा है तो कोर्ट जाना, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, वेलफेयर प्रोवाइड करना। जैसे गवर्नमेंट बिजली पे, पानी पे, गैस पे सब्सिडी दे रही है, फ्री पार्क, फ्री बसेस चला रही है, तो इस तरह से वेलफेयर के काम करना। और रेगुलेट सोसाइटी, सोसाइटी को रेगुलेट करना, रूल्स के अकॉर्डिंग चलाना। तो स्टेट क्या है, लीगल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट में हर कुछ लीगल होता है, और यहाँ पर पॉलिटिक्स चलती है। State difference on account of political institution and social context. स्टेट डिफरेंट है क्योंकि इंस्टीट्यूशन और सोशल फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं।
जैसे इंस्टीट्यूशनल डिफरेंसेस क्या क्या है, कोई स्टेट डेमोक्रेटिक होगा, कोई अथॉरिटेरियन होगा, तो अलग अलग होते हैं स्टेट्स। फेडरल होगा या यूनिटरी होगा। फेडरल जहां पर संघीय सरकार होती है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट सब लेयर्स होते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट जहां पर सिर्फ एक सेंटर गवर्नमेंट होती है, सबको वही रूल मानने पड़ते हैं। तो स्टेट्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। डेमोक्रेटिक जहां पर प्रजातंत्र है। अथॉरिटेरियन जहां पर मिलिट्री शासन है, या जैसे पाकिस्तान को कह रहे हैं अथॉरिटेरियन है, मिलिट्री शासन रहता है। फेडरल जैसे इंडिया का है। यूनिटरी इंग्लैंड का है। यूनिटरी कि सेंटर में ही सारी पॉलिसी सब कुछ बनता है और बाकी स्टेट्स को फॉलो करना पड़ता है। पार्लियामेंट्री जैसे हमारा है। प्रेसिडेंशियल जैसे यूएसए का है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री है जहाँ पर प्रधानमंत्री होता है। प्रेसिडेंशियल जहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होते, प्रेसिडेंट ही सब कुछ होता है। तो यूएसए में ऐसे ही है। तो इंस्टीट्यूशन के हिसाब से स्टेट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। सोशल कंटेक्स्ट से भी अलग हो सकते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है किस कंट्री का, उससे भी अलग हो सकते हैं। कोई डेवलपिंग है, कोई डेवलप्ड है, कोई अभी अंडर डेवलप है। तो इस तरह के अलग अलग हो सकते हैं। क्लास रिलेशन, किस तरह के क्लास रिलेशन है, वो भी स्टेट अलग अलग हो सकते हैं। क्लास रिलेशन कैसे होते हैं, जैसे पैसे वाले लोग और मजदूर लोगों के बीच में कैसा रिलेशन है, इसके अकॉर्डिंग भी अलग अलग हो सकते हैं। अब हमारे यहाँ देखो कि गहरी खाई है क्लास रिले में। हमारे पूंजीपति लोग और मजदूर वर्ग के बीच में एक जो गहरी गैप है, वो भरा ही नहीं जा सकता। तो क्लास रिलेशन के हिसाब से भी स्टेट्स होते हैं, तो अलग अलग हो जाते हैं। कल्चर और हिस्ट्री, हर स्टेट का अलग कल्चर है, हर कंट्री का अलग हिस्ट्री है, एक जैसे कभी भी नहीं हो सकते। और लेवल ऑफ डेवलपमेंट कि कौन कितना डेवलप हो चुका है, उसके लेवल से भी स्टेट जाने जाते हैं। जैसे अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जहाँ पे कोई डेवलपमेंट दिखाई ही नहीं देती। तो द नेचर ऑफ स्टेट रिफ्लेक्ट सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड वैल्यू। तो नेचर कैस क्या दिखता है, सोसाइटी के वैल्यूज दिखाता है। स्टेट वैसा ही होगा जैसे सोसाइटी होगी, जैसे लोग होंगे, जैसी उनकी वैल्यू होगी। अगर आज इंडिया की बात करें, कैसा नेचर है, विविधताओं में एकता है। डाइवर्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम अलग कल्चर, अलग कास्ट, अलग धर्म के लोग इतने रहते हैं और फिर भी एकता बनी हुई है। राल्फ मिलीबैंड के व्यू क्या थे स्टेट पर। तो अब डिफरेंट डिफरेंट हम थिंकर्स के व्यू जानेंगे स्टेट पर, उन्होंने क्या क्या व्यू थे। तो राल्फ मिलीबैंड क्या थे, एक मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थियरिस्ट थे। मार्क्सिस्ट थ्योरी मैंने 132 में बहुत अच्छे से कराई है कि कार्ल मार्क्स ने क्या थ्योरी दी थी। राल्फ मिलीबैंड ये उसी के ही एक थ्योरिस्ट हुए हैं, थिंकर हुए हैं। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि हर जगह पर, हर देश में दो वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग जिसको बोलते हैं, और दूसरा लेबर क्लास। इन दोनों क्लासेस के बीच में स्ट्रगल रहता है हमेशा। ये कभी भी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि सरकारें सब कुछ पूंजीपतियों के या पैसे वाले लोगों के लिए करती है, और मजदूर वर्ग हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। तो अब वो एक्सप्लॉइट करते हैं उनको। तो ये वर्ग, उन्होंने क्या कहा था कि अगर पूरे साधन, पूरे चीजें आप मजदूर वर्ग को भी दे दोगे, लोअर वर्ग को भी दे दोगे, तो वो अपने आप ऊपर आ जाएंगे और अपनी लड़ाइयां खुद लड़ लेंगे। बट अभी तो उनमें इतना गैप है कि वो बोल भी नहीं सकते हैं। तो राल्फ मिलीबैंड के क्या व्यूज थे कि स्टेट न्यूट्रल नहीं होता। स्टेट क्या है, पैसे वाले लोगों को की तरफदारी करता है। जैसे आज, अगर आज हमारे यहाँ देश में भी बहुत बातें होती है, अगर आप सुनोगे लोगों के विचार कि अंबानी अडानी के लिए ही पॉलिसी बन रही है, अंबानी अडानी को ही कुछ कर रही है मोदी सरकार। तो क्या है, स्टेट न्यूट्रल नहीं हो सकती। मत ऐसा नहीं है कि स्टेट पार्शियलिटी ना करे उनके हिसाब से। ये डोमिनेंट कैपिटलिस्ट क्लास को सर्व के इंटरेस्ट को सर्व करती है, कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास पूंजी, साधन सब कुछ है, कंट्री क्या कर स्टेट क्या करते हैं, ये उन्हीं के हितों के लिए ही काम करती है। स्टेट इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल किए जाते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा, इकोनॉमिक एलाइट्स, ब्यूरोक्रेटिक एलाइट्स जिनके पास पावर ज्यादा है। जैसे हमारी ब्यूरोक्रेसी है,
अनलिमिटेड पावर है। और फिर पॉलिटिकल एलाइट्स जैसे मिनिस्टर्स वगैरह हो गए, तो स्टेट जो है इन तीनों के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। ये राल्फ मिलीबैंड के विचार थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राल्फ मिलीबैंड ने स्टेट पर क्या व्यूज दिए थे, तो आपको ये सब कुछ लिखना होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्टेट, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्टेट, कि स्टेट जो है वो पैसे वालों का इंस्ट्रूमेंट बन गया है। स्टेट एक्ट करता है इंस्ट्रूमेंट के तौर पर क्लास डोमिनेशन में, कि जिनके पास पैसा ज्यादा है वहां स्टेट इंस्ट्रूमेंट बन जाता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करता है। तो मिलीबैंड ने डेमोक्रेसी अंडर कैपिटलिज्म इज लिमिटेड एंड अनइक्वल, मिलीबैंड ने कहा था कि कैपिटलिज्म इकोनॉमी होगी तो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, या लिमिटेड होगी या अनइक्वल होगी, मतलब सेम नहीं हो सकते हैं। स्टेट्स कई तरह के हो सकते हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट, लिबरल डेमोक्रेटिक जहां सब कुछ ओपन है, लोग फैसले लेते हैं, लोगों को जो करना है करते हैं। लिबरल है, उदारवादी स्टेट है, सब कुछ लोगों के हाथ में है। वेलफेयर स्टेट, जो सिर्फ भले के लिए काम करता है, लोगों की भलाई के लिए काम करता है। देन आता है सोशलिस्ट स्टेट। सोशलिस्ट स्टेट वो होता है जो सोसाइटी के बारे में सोचता है। सोशलिस्ट में अगर आप चाइना को लो, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट स्टेट है, सारी सरकार जो भी फैसला लेती है वो लोगों के लिए ही लेती है, मतलब लोगों को उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। टोटल टोटलिटेरियन स्टेट, जिसमें पूरी की पूरी पावर स्टेट के हाथ में होती है, सब कुछ करता धरता वही होता है। देन अथॉरिटेरियन स्टेट, जहां पर बहुत ही अथॉरिटी होती है, बहुत ही रिजिड रूल्स होते हैं। फॉर्म ऑफ द स्टेट चेंज विद हिस्टोरिकल एंड सोशल कंडीशन। आज स्टेट चेंज हो जाते हैं, स्टेट के टाइप चेंज हो जाते हैं जैसे जैसे कंडीशंस या सिचुएशंस आती है। तो आज अगर हम बात करें तो ना तो कोई स्टेट पूरी तरह लिबरल डेमोक्रेटिक है, ना वेलफेयर है, ना सोशलिस्ट है, ना टोटलिटेरियन स्टेट है, ना अथॉरिटेरियन है, मतलब सब मिक्स स्टेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन, पॉलिटिक्स एक वोकेशन है। वोकेशन क्या होती है आपको पता है? काम करना। बट आप वोकेशनल कोर्स करते हो जब आप में कुछ स्किल आती है, तब आपको जॉब मिलती है। तो वोकेशन के तौर पर क्या है पॉलिटिक्स? ये मैक्स वेबर ने बोला था कि पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन है। पॉलिटिक्स एज ए प्रोफेशन एंड कॉलिंग, मतलब पॉलिटिक्स क्या है? एक प्रोफेशन, लोगों का प्रोफेशन है ना पॉलिटिक्स। लोग 5 साल के लिए मंत्री बनकर आते हैं, 5 साल में वो इतना बटोर लेते हैं, इतनी सैलरी मिलती है उनको, फिर पेंशन मिलती है उनको, सुविधाएं मिलती है उनको। तो प्रोफेशन तो हो गया। डेडिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चाहिए होती है इसमें। वेबर के दो एथिक्स थे, एथिक्स ऑफ कन्विक्शन, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल। मतलब पॉलिटिक्स में जो लोग आते हैं उनको रूल्स, पॉलिटिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग काम करना होता है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब कोई काम करते हैं वो उनका जो परिणाम आता है उस पर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है। तो उनके हिसाब से पॉलिटिक्स क्या होनी चाहिए? एथिक्स ऑफ कन्विक्शन, कि लोग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चले और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले। एक पॉलिटिशियन में क्वालिटी क्या होनी चाहिए? पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए लोगों के लिए काम करने का। उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि मुझे लोगों ने यहाँ तक लाया है, मैं लोगों के लिए काम करूंगा। जजमेंट, उसमें जजमेंट पावर होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, ये उसको जजमेंट होनी चाहिए। तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी जरूरी होती है एक पॉलिटिक्स में। जस्ट एम्बिशन, मतलब आप में सिर्फ पैशन है, जुनून है, आप एम्बिशियस हो, ऐसा इतना ही जरूरी नहीं होता, आपको रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। लेजिटिमेट लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर, पावर को लीगली यूज करना, अकॉर्डिंग टू कोर्ट, अकॉर्डिंग टू लॉ यूज करना। तो पावर मीनिंगफुल तभी बनती है जब वो लेजिटिमेट होती है, जब वो रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। तो लेजिटिमेसी क्या है? कि एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी बाय पीपल। लेजिटिमेसी तब होगी जब लोग उसकी पावर को एक्सेप्ट करें, और लोग कब करेंगे? जब उसके पास कोई पोस्ट होगी। अगर आज आपको सड़क पे चलता इंसान कह दे आप यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो,
चालान कटेगा तो क्या आप उसको मानोगे? बिल्कुल नहीं मानोगे, मैं भी नहीं मानूंगी। बट अगर एक पुलिस वाला चाहे छोटी से छोटी रैंक पर भी हो, कांस्टेबल हो, उससे भी कोई छोटी रैंक पर हो, वो अगर आप कहे आप गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी कर सकते, तो आप मान लोगे, आप गाड़ी हटा लोगे वहां से। तो लोग अथॉरिटी को एक्सेप्ट भी करें। तो किसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करेंगे? जब उसके पास कोई पावर, कुछ रैंक, कुछ पोस्ट होगी। दूसरा, पावर एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू रूल्स और कंसेंट। जो भी पावर यूज कर रहा है उसको रूल्स और कंसेंट से यूज करना होगा, मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होगा। कोई पुलिस वाले को पावर तो मिलती है, बट अगर वो अननेसेसरीली बिना कसूर के डंडे मारने, गोलियां चलानी शुरू कर दे रोड पर, तो क्या वो रूल और कंसेंट के अकॉर्डिंग होगी उनकी पावर? बिल्कुल भी नहीं। तो उनको जो पावर मिली है सिर्फ उसी का ही वो यूज करे, तो वही लेजिटिमेसी है। मैक्स वेबर ने क्या कहा था लेजिटिमेशन पर? तीन टाइप की लेजिटिमेट अथॉरिटी उन्होंने दी थी। पहला था ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं 132 में। आप प्लीज वो पुराने वीडियोस देखना, तो आपको पूरे पूरे चैप्टर्स मिलेंगे इनके ऊपर। तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है जो कस्टम और ट्रेडिशन से आती है। एग्जाम्पल मोनार्की, जैसे राजा का बेटा राजा बन गया, फिर उसका बेटा बन गया, चाहे उनमें क्वालिटी हो नहीं हो, बट ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी है। जैसे अगर आज के टाइम में हम बात करें तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू थे, फिर इंदिरा गांधी आई, फिर राजीव गांधी आया, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, तब इन प्रियंका गांधी। अब इनके पास पावर कौन सी है? ट्रेडिशनल अथॉरिटी है इनके पास, जो इनके पास चलती आ रही है। करिज्मेटिक अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जब किसी की पर्सनैलिटी में एक करिश्मा हो। करिज्मेटिक पर्सनैलिटी होती है, कुछ लोगों की पर्सनल क्वालिटी ऐसी होती है कि लोग उनको बिना पोस्ट के, बिना चीज के भी फॉलो करते हैं। जैसे रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, जो क्रांतिकारी लीडर्स हुए थे, महात्मा गांधी। पर्सनैलिटी में एक करिश्मा था, चाहे उन्होंने कोई पोस्ट नहीं ली, कभी भी कोई पोस्ट थी भी नहीं उनके पास, बट पूरा देश उनको सुनता था। भगत सिंह हो गया, आज के टाइम में मोदी जी हो गए, तो रेवोल्यूशनरी लीडर्स तो थे ही थे, मतलब जिनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग ब्लाइंडली उनको फॉलो कर लेते हैं। देन आता है लीगल रैशनल अथॉरिटी। ये आपको लॉज और प्रोसीजर से मिलती है, जैसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स, एसपी, डीएसपी, जो भी बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, बीसी, तो ये जो भी हैं, ये क्या है? लीगल रैशनल अथॉरिटी मिली हुई है इनको। ये एक एग्जाम दिए थे, इंटरव्यू हुआ, उसके बाद इनको पोस्ट मिली, तो लीगली इनको वो पोस्ट मिली हुई है, तो इनके पास अथॉरिटी है। अब इसमें चाहे वो 2 फुट का है, 8 फुट का है, 4 फुट का है, पतला है, मोटा है, गोरा है, काला है, पर्सनैलिटी है कि नहीं है, बाप चाहे रिक्शा चलाता हो, बट अगर बेटा ब्यूरोक्रेट बन गया, तो उसके पास लीगल अथॉरिटी है, जो कोई भी बेस पर उसकी अथॉरिटी को छीना नहीं जा सकता। जैसे मॉडर्न स्टेट्स रिलाई मेनली ऑन लीगल रैशनल लेजिटिमेसी, मतलब मोस्टली स्टेट्स क्या है, लीगल रैशनल अथॉरिटी पर विश्वास करते हैं। लेजिटिमेशन सेंटर कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो लेजिटिमेशन है वो पॉलिटिकल साइंस का सेंटर पॉइंट है। जो भी पावर हो वो लेजिटिमेट होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, लॉज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लोगों को एक्सेप्टेड होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस क्यों है कि एंश्योर ओबीडियंस विदाउट फोर्स, मतलब उनकी आज्ञा बिना फोर्स करे भी लोग उनकी आज्ञा को मान ले, ओबीडियंस हो जाए, तो यही तो लेजिटिमेशन हुआ ना। हम पुलिस वाले को देखते ही मान लेते हैं, चाहे वो हम पे फोर्स ना करे कुछ। डेमोक्रेसी को ये स्ट्रेंथन करते हैं, और रेवोल्यूशंस को रोकते हैं। रेवोल्यूशंस क्या होते हैं? क्रांतियां, आंदोलन, इन सबको रोकते हैं वो। सोर्स कहाँ से आता है? संविधान देता है लेजिटिमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन से आती है, जैसे मिनिस्टर इलेक्शन से मिनिस्टर बन जाते हैं, उसके पास पावर है। अब लॉ से आती है, और वेलफेयर पॉलिसी से भी आती है। प्रोसेस ऑफ डेलिटिज्म डेलीजिटिमेशन डेलीजिटिमेशन occurs when authority loses public interest। डेलीजिटिमेशन ये तब खत्म हो जाती है, तब आती है जब लोगों का अथॉरिटी पर से विश्वास उठ जाता है।
मतलब डेलीगेट कर देते हैं ये लोग, प्रोसेस ऑफ अंडरमाइनिंग और विथड्रॉइंग द लेजिटिमेसी अथॉरिटी और एक्सेप्टिंग ऑफ समथिंग लाइक अ गवर्नमेंट आइडिया ग्रुप और मतलब जब डीलेजिटिमेशन होता है ये। लेजिटिमेशन क्या था? जब लोग एक्सेप्ट करे, रूल्स के अकॉर्डिंग चले, कंसेंट के अकॉर्डिंग चले। डी आगे लग गया तो डीलेजिटिमेशन क्या हो गया कि वो पावर खत्म हो गई। तो जब पब्लिक का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो आदमी क्या है, डीलेजिटिमेशन हो जाता है। लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, लोग उसकी बात को नहीं मानते हैं। और ये कब होता है? करप्शन बहुत ले ली, सरकार भी बात नहीं मान रही है, लोग भी नहीं मान रहे हैं, उसको थू थू कर रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं। इनइक्वालिटी, अगर वो इनइक्वल बिहेव कर रहा है किसी से। पुअर गवर्नेंस, अगर सरकार ही पुअर शासन कर रही है, मतलब सरकार शासन ढंग से नहीं कर रही है। रिप्रेशन हो गया, मतलब क्या है, अपने आप में ही गिरते जा रहे हैं। कई बार सरकार से विश्वास उठ जाता है तो क्या होता है, विश्वास सरकारें गिर जाती हैं। तो वो क्या है, डीलेजिमेशन है। लेजिटिमेशन है कि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, अब सरकार नहीं चल सकती है। या तो सरकार बहुत करप्ट हो गई है, इनइक्वालिटी ला रही है, शासन ठीक से नहीं कर रही है, रिप्रेस कर रही है। तो इफेक्ट क्या होता है, लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, सरकारें गिर जाएंगी और रिजाइम चेंज हो जाएंगे, शासन व्यवस्था ही चेंज हो जाएगी, और कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा और कोई पार्टी का शासन आ जाएगा। तो ये क्या था, डीलेजिटिमेशन। डीलेजिटिमेशन क्या होगा, लेजिटिमेशन का ऑपोजिट। लेजिटिमेशन होता है जब लोग ट्रस्ट करते हैं, डीलेजिटिमेशन जब लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। और ये कब हो, इसके आगे पॉइंट बताएं। मैनुपुलेटेड कंसेंट। कंसेंट इज समथिंग आर्टिफिशियली क्रिएटेड। कंसेंट वो होता है जब आप किसी चीज को एग्री कर लेते हैं। मैनुपुलेटेड मतलब उस कंसेंट को मैनुपुलेट कर दिया आपसे, मतलब आपको इतना समझाया कि आपके विचार बदल दिए। आर्टिफिशियली आपने कंसेंट दे दिया। कई बार आप कुछ करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, बट कोई आपको आपके विचार बदलने के लिए आपको इतना मोटिवेट कर देता है, आप ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, और आप अपना कंसेंट बदल देते हो। तो वो क्या है, आर्टिफिशियल कंसेंट हो जाता है आपका। और इसके मेथड कैसे बदल सकता है, प्रोपेगेंडा, मतलब नई एक विचारधारा आ जाती है, या मीडिया बदल देती है, या आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन हो जाता है। मतलब आप जिसको आइडियल मानते हैं, जैसे आप मोदी जी को आइडियल मानते हैं, सलमान खान को मानते हैं, अब्दुल कलाम को मानते हैं। अगर उन्होंने आपको जो पसंद है, उनके विचार उससे अलग हैं, तो क्या होता है, आप अपनी आइडियल आइडियल जो पर्सन है उसके विचार मानना शुरू कर देते हो, इन्फ्लुएंस हो जाते हो उससे। तो ये क्या है, आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन। मतलब आप में आपके आइडियल की बुद्धि आ जाती है, आप उसकी तरह सोचना शुरू कर देते हो। मीडिया तो आपके विचार रोज बदलती है। आज आपकी न्यूज में आज ऐसा हुआ, आप वैसा सोचने लग जाओगे। कल चार चैनल और एक अलग बात कहने लग जाएंगे, तो आप वैसा सोचने लग जाओगे। प्रोपेगेंडा, एक नई विचारधारा आ जाती है। और पॉपुलिज्म, मतलब ज्यादा लोग जिस साइड चले जाते हैं, आप हमारे विचार भी ऐसे ही हो जाते हैं। तो ये क्या है, मैनुपुलेटेड कंसेंट होता है। इसीलिए डीलेजिटिमेशन हो सकता है। कंसेंट विदाउट अवेयरनेस वीकन्स डेमोक्रेसी। जब आप बिना जागरूक हुए कोई ऐसे विचार बदल लेते हो अपने, तो इससे डेमोक्रेसी वीक होती है। पर्सोनल ऑफ द स्टेट मशीन, एलाइट। एलिट्स क्या होते हैं? एलिट्स होते हैं जो बहुत पैसे वाले, बहुत पावरफुल लोग होते हैं। एलिट्स कंट्रोल की स्टेट इंस्टीट्यूशन। जो पैसे वाले पावरफुल लोग होते हैं वो स्टेट को कंट्रोल करते हैं, सरकारों को कंट्रोल करते हैं। जैसे आज अंबानी, अडानी, वो एलीट लोग हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारा देश चलता है। पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं ये, ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं एलीट, मिलिट्री भी हो सकती है, और इकोनॉमिक एलीट्स भी हो सकते हैं जिनके पास पैसा बहुत हो। एलीट थ्योरी क्या कहती है कि पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स। पावर कुछ ही लोगों के हाथ में हो जाती है, या तो नेताओं के हाथ में, या नौकरशाही, या हमारे ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में, मिलिट्री के हाथ में, या फिर जिनके पास पैसा है उनके हाथ में आ जाती है। कॉमन पीपल के हाथ
में कुछ नहीं रहता, बहुत लिमिटेड उनकी बातें मानी जाती है। तो अगर हम एलीट ग्रुप्स को एक्सप्लेन जान लेंगे तो हम स्टेट के फंक्शनिंग को अच्छे से बता पाएंगे। तो व्हाट इज पॉलिटिक्स, बहुत डिटेल में ये चैप्टर पढ़ा है, आप इसको प्लीज 2-3 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। अगर कुछ समझ नहीं आए तो मुझे मैसेज करिएगा, नेक्स्ट टाइम अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो मैं हिंदी में रिटर्न नोट्स लेकर आऊं। तो जो भी चाहते हैं आप प्लीज बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, समझ आया तो वो भी बताइएगा ताकि अगला वीडियो ला पाऊं, और नहीं समझ आए तो वो भी बताए ताकि इसमें कुछ चेंजेस कर पाए, नए वीडियो ला पाए। कम पढ़ना है एक वीडियो में तो बताइएगा, आप बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो ला पाऊंगी। कोशिश कर रही हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। थैंक यू।